रोड पे रह रही थी, कचरे में से उठा के खा रही थी। तो उस वक़्त वो खाना खाती थी ना, वो हाथ उसमें ना ऐसे पच-पच हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि इससे अच्छी बेहतर मौत है। तो उस दिन की वजह से मैं बोलना चाहती कि सब्र कर ले थोड़ा-सा, आगे बहुत अच्छी लाइफ़ है। आपका सफ़र आपको एक्सेप्ट करना कितना डिफ़िकल्ट रहा? बहुत डिफ़िकल्ट है। आप ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर लोग जेंडर के ऊपर आपको जज करते हैं और उसमें आप रास्ते में निकलते हो तो लोग आपकी दुआएँ ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन आपके बाजू में बैठना पसंद नहीं करते। जी। सोसाइटी ट्रांसजेंडर को किस तरीके से मिसअंडरस्टूड करती है, जो आप अपने वे में बताना चाहो? सबसे पहले तो जो घर वाले हैं वो लोगों को, बच्चों को ये सब मिथ डाल देते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर रहो, ये पकड़ के लेके जाएंगे। और सोसाइटी में एक चीज़ ये भी है कि सोसाइटी मौका नहीं देना चाहती है, आया बाई बना के नहीं रखना चाहते, घरों में काम नहीं देना चाहते हैं, हमारे हाथ का पापड़ अचार नहीं खाना चाहते हैं, और हमारा छुआ हुआ नहीं पहनना ओढ़ना चाहते हैं, हमारा दिया हुआ। लेकिन आशीर्वाद सबको चाहिए, दुआएं सबको चाहिए। और सबको ऐसा है कि हिजड़ों की दुआएँ कबूल होती हैं, लेकिन हिजड़े अगर बाजू में रहने के लिए आ जाएँगे तो उसको पूरे जतन लगा देते हैं कि इसको कैसे भगाया जाए हमारे पड़ोस में। इंडिया में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आप क्या चेंजेस चाहते हो? चेंजेस बहुत सारी चाहती हूँ, जैसे रशीदा आपा बोलती हैं कि सड़क से लेके संसद तक हमारी पहुँच होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ हमारे लोगों में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, हमारे लोगों में से राज्यसभा में लोग होना चाहिए, हमारे जैसे लोग एमएलए, एमपीज़ और नगर सेवक होना चाहिए, और हमारे लोगों के लिए ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए बात करने के लिए ट्रांसजेंडर कोई होना चाहिए। सबसे ज़्यादा दर्द कब हुआ था उसमें? मेरा घर तोड़ दिए, मेरा घर जला दिए लोगों ने, और बारिश हो रही थी, मेरे घर का सब सामान फेंक दिए, जला दिए, और मैं बारिश में बैठ के सोच रही हूँ कि ना ऐसा क्यों किया ऊपर वाले ने मेरे साथ, कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ना मुझे मर जाना चाहिए, और उस दिन मैंने घर में फांसी लगाई। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं हैशटैग मुंबई न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है ज़ोया शेख जी। वेलकम ज़ोया जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये सवाल, ज़ोया एक्चुअली रियल में कौन है? ज़ोया एक किन्नर है, बोल सकते हैं। और किन्नर, सबसे पहले मैं किन्नर हूँ, उसके बाद में मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। और इससे ज़्यादा तो मैं आईने में अपने आप को देख के तो यही सोचती हूँ कि मैं पहले इंसान हूँ, फिर उसके बाद में लोगों ने मुझे पहचान दी कि मैं किन्नर हूँ, मैं लोगों से अलग हूँ। ज़ोया जी, तो बचपन वाली ज़ोया की जर्नी कैसी रही होगी? बचपन की ज़ोया की जर्नी जर्नी बहुत ज़्यादा टफ़ थी, क्योंकि आज जैसे मोबाइल है, सोशल मीडिया है और इंटरनेट है, तो उस टाइम पे ये सब नहीं था, 95 97 के टाइम पर। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा जेंडर क्या है, मैं कौन हूँ, माँ बाप मुझे ऐसे क्यों भेज रहे हैं। लेकिन अब बोलते हैं ना, अपने आसपास के लोग हमें बताते थे कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। जैसे कोई हैंडीकैप होगा तो उसको लंगड़ा लंगड़ा बोल के एड्रेस करते हैं, तो उसको पता चलता है कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरा ये नाम है, मेरा नाम 7 अप है। तो ऐसे मुझे मुझे लोग है ना, चिढ़ाना, बोलना, करना, ऐसे बहुत सारे नामों से बुलाते थे। तो मैं रोज़ घर पर रोते हुए ही आती थी स्कूल से, और बहुत डिप्रेशन में रहती थी, ना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था मेरा, मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते थे। लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना था, मुझे ऐसा था कि ना पढ़ाई तो मुझे करनी, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन स्कूल जाना बोलेंगे तो मुझे एलर्जी हो जाती थी कि स्कूल कैसे जाऊँ, स्कूल में सब परेशान करेंगे। और मैं बहुत डरपोक किस्म की बच्चा थी, बहुत डरपोक। किसी ने अगर पीछे से चिमटी भी ले लिया तो मैं रोने लगती थी, और किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो भी घर पे आके 1 घंटा बैठ के रोते रहती थी। तो मम्मी मुझे बोलते थे कि इतना डरेगी, इतना ऐसे रहेगी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन बचपन बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिप्रेशन वाला था मेरा। ओके, तो कौन सी एज में आपने अपनी कम्युनिटी ज्वाइन की? 12 साल की उम्र में, 12 साल ओके। की उम्र में जब मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं कम्युनिटी के, जो मेरी तरह रहते हैं, मेरी तरह बात करते हैं, और मेरी तरह फीलिंग्स हैं उनकी। और उन उन लोगों के पास जाके मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोलते हैं ना, कंप्लीट महसूस करती हूँ अपने आप को। आपको पता होगा कि कौवे होते हैं, उनका अपना झुंड होता है, कबूतर का एक अपना झुंड होता है। तो वैसे अपने ही लोगों में, अपनी कम्युनिटी में जाने के बाद एक अच्छा फील होने लगा था मुझे। हुँ, आपकी कम्युनिटी का भी बहुत सारे ऐसे देखा जाए कि कुछ स्ट्रीट पे माँगते हैं, कुछ डांस करके अर्न करते हैं, अलग-अलग बिज़नेस है। तो यहाँ पे ज़ोया ने एजुकेशन और एंटरप्रेन्योर बनना कैसे चूज़ किया?
एजुकेशन के लिए तो देखिए ऐसा है ना कि बचपन में मुझे शौक़ था। मैं 1 साल फ़ेल हो गई 6th स्टैंडर्ड में। फिर उसके बाद में मुझे जो मेरी गुरु हैं सलमा जी किन्नर मास्टर्स की, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तू पढ़ाई में अच्छी तो तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई की है, एमएसएम और क्या कहते हैं उसे, सोशल वर्क का काम वगैरह किया है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई में अच्छी है तो यकीनन आगे चल के कुछ ना कुछ कर पाएगी, कहीं जॉब वगैरह। ऐसा उन्होंने मुझे सपना दिखाया। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही थी इतने सारे लोगों को कि कोई जॉब नहीं करता है, किसी का कोई बिजनेस नहीं है, हर कोई का काम वही है, या तो रास्ते पर मांगो, या तो बधाई मांगने जाओ, या तो डांस करो, या तो फिर उसके अलावा जो भी और ऐसे काम हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, वो सारे कामों में जाकर मुब्तला हो जाओ, उसमें रह जाओ। तो ऐसा था। लेकिन पढ़ाई करने का शौक़ था तो मैंने पढ़ाई आगे कंटिन्यू करी और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, बीकॉम करी मैंने। थोड़ा करस्पॉन्डेंस से, थोड़ा कॉलेज से 1-2 बार फ़ेल भी हो गई। हाँ, थोड़े बंक्स किए, फ़ेल हो गई। मतलब कॉलेज में बहुत ऐसी हो गई थी मैं कि जो स्कूल लाइफ में थी मैं डिप्रेशन में और थोड़ी सी दबाव में, तो वो कॉलेज में जाने के बाद मैं थोड़ी सी खुल गई थी, ओपन हो गई थी, ऐसी हो गई थी मैं। इन्फ्लुएंसर बनने का आइडिया आपका कैसा आया? नहीं, मेरा कोई आइडिया नहीं था और कैमरे से मुझे थोड़ा-सा ऐसा कैमरा फ़ोबिया एक भी थी। और वीडियो तो मैं जल्दी बनाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन कैसा था ना, टिकटॉक चल रहा था, लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन में ऐसा है ना, आपने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया ज़्यादा फेमस हो गया लोगों जी। के बीच में। तो टिकटॉक पर मैं रोज़ मांगने के लिए जाती थी और शाम में जैसे मांग कर जो बाज़ार लेके आई, कोतमीर, हरी मिर्ची, थोड़ा सा चिकन, ये वो, तो रोज़ वीडियो बनाती थी और बोलती देखो गाइस मैंने आज ये मांग के लाई हूँ, आज ज़िंदा मुर्गी मांग के लाई हूँ। तो उससे लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि रियल लाइफ का जो ये है वो दिखा रही थी मैं। और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, मैं इन्फ्लुएंसर हो जाऊँ, मेरे इतने फॉलोवर हो जाए या मेरे मिलियंस में व्यूज़ जाएं। लेकिन ऐसा मतलब कुदरत की जो मर्ज़ी होती है, ऐसा मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो पहला वायरल मोमेंट याद है आपको? पहला वायरल मोमेंट मेरा नाज़ो के साथ था। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था वॉइस ओवर नहीं, सॉरी, सामने वाले की वॉइस पे, कि देखो ये कितना फास्ट इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश बोल के बता। तो वो कहती इंग्लिश 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 इंग्लिश, तो वो हमारा वायरल हो गया। और उसके बाद में भी बहुत से वीडियोस पकाने के, खाना पकाने के और बकरियाँ, ये सब चीज़ों के लोगों को पसंद आते थे। कि घर कच्चा घर था, तो उन सब चीज़ों से ज़्यादा वायरल हो गई थी मैं। ओके, आपका सफ़र आपको एक्सेप्ट करना कितना डिफ़िकल्ट रहा? बहुत डिफ़िकल्ट है। अब आप ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर लोग जेंडर के ऊपर आपको जज करते हैं और उसमें आप रास्ते में निकलते हो तो लोग आपकी दुआएं ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन आपके बाजू में बैठना पसंद नहीं करते। हाँ, ये डरते हैं लोग कि मतलब उनके साथ खड़े रहना या बात करना, किडनैपर्स भी बोला जाता है कि यानी बहुत सारी ऐसी मिथ हाँ, आती है। मिथ है लोगों तो के बीच में। मतलब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये गलती उन माँ बाप की है जो अपने बच्चों को दूर से दिखा के हिजड़ों को बोलते हैं कि देखो वो तुम्हें उठा के लेके जाएगी। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ट्रेन्स में, बसेस में, रिक्शे में, कि अगर रिक्शे में मैं अकेली बैठी तो कोई मेरे बाजू में बैठना नहीं चाहता है। और ट्रेन में कहीं जा रही हूँ तो मैं कहीं बैठी हूँ तो किसी का अगर धक्का भी लग गया तो वह ऐसे करते हैं जैसे कि मुझे कोई बीमारी है जो छूने से फैल जाएगी। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे यहीं पर है। ऐसा बाहर कंट्री में मैं जाती हूँ तो वहाँ पर मैंने ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन, लोगों को नीचा दिखाना, बड़ा दिखाना, मैंने ऐसा नहीं देखी। लेकिन अपनी सोसाइटी में जेंडर के ऊपर जज करते हैं लोगों को, लोगों के काम से या उनके स्किल्स से नहीं जज करते हैं। तो इस सब में आपका डिफ़िकल्ट फेस खुद को रिप्रेजेंट करना कैसा कैसा होता है? ये बहुत टफ था, बहुत टफ था। एक्चुअली देखिए, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। वैसे सोसाइटी में हर कोई डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर रहा था। बहुत से लोग ऐसे थे जो अंधा सपोर्ट करना चाहते थे मुझे, कि ज़ोया तुमको क्या चाहिए तुम बोलो, तुमको क्या करना है। लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए था, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। देखिए कैसा था ना, कि जैसे मैंने आपको पहले बोली कि हैंडीकैप बच्चे होते हैं तो उनमें भी माँ बाप को कुछ गुण दिखाई देते हैं कि ये हमारे कुछ काम आ जाएगा, चलो कुछ नहीं तो 2 बच्चे ही पैदा कर लेगा, हैंडीकैप है तो क्या हो गया। तो मुझे जैसा लोग समझते थे कि ये खोटा सिक्का है, इसको फेंक दो, ये अपने काम का नहीं है और इनसे हमारी नस्ल नहीं बढ़ सकती है, इनके अंदर कुछ कमी है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे अपनी लाइफ में ना प्रूव करके दिखाना है कि मैं खोटा सिक्का नहीं हूँ। मेरे अंदर अगर कुछ कमी, फिज़िकल कमी है तो फिज़िकल कमी मेरे मतलब बोलते हैं ना, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को नहीं बयान कर सकती है।
मेरे अंदर अगर मेरा हाथ एक कट गया है तो उससे मेरे दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे दिमाग में जो चीज़ें आइडियाज़ हैं, बिजनेस आइडियाज़ है, जो मैं कुछ करना चाहती हूँ, जैसे 4 लोग अपने अपना सजेशंस दे रहे हैं, तो उसमें मेरा सजेशन लेकर तो देखो कि कैसा है। तो ऐसा लोग नहीं सोचते तो हमारे में। फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ में इस सब चीज़ों में? फ्रेंड्स, हमारी कम्युनिटी में जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भी सपोर्ट बहुत किया। और इंस्टाग्राम पे जो कहते हैं ना, फैमिली से ज़्यादा अल्लाह ने अपने को ऐसे बिना खून के रिश्तों के भी दोस्त बन जाते हैं, जो अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा अपने को सपोर्ट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे जिनसे मैंने कभी मिली ही नहीं, आज तक नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम से मेरे फ्रेंड्स बनकर मुझे सपोर्ट किया, तो थैंक्स टू देम। लेकिन ये बहुत, मतलब बोलते हैं ना, स्ट्रगलिंग था और लोगों पे भरोसा करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने ऐसे लोगों को खड़ा किया कि जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर अगर आपकी कम्युनिटी का इतना सपोर्ट रहता है एडुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए, तो बाकी सारे लोग फिर उस वे को क्यों नहीं अपनाते? जैसे कि खुशी है, वो मॉडलिंग कर रहे हैं, फिर बाकी लोग ऐसा मांगते हैं, तो ये चेंजेस आपकी कम्युनिटी में क्यों नहीं कि सबको एडुकेशन नहीं दिया जाए या ये काम नहीं करना? तो इस ऐसा क्यों? इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दी कि स्कूल में हमारे जैसे लोगों को इतना बुली किया जाता है, इतना हरेस किया जाता है, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि वो बच्चा अपनी एक एज के पॉइंट पर आने के बाद वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता है। उसको ऐसा है कि मैं भीख मांग लूँ मुझे चल जाएगा, लेकिन मुझे कोई इतना रोज़ रोज़ के रोज़ इतना, मतलब ताने मारना, अलग अलग नामों से बुलाना, मामू, छक्के, ऐसे से बोलना, तो ये सब कौन बर्दाश्त करेगा ना। और मुझे तो चलो किन्नरमा ट्रस्ट का सपोर्ट मिल गया, लेकिन आप जो बोल रहे हो, जो रास्ते पे भीख मांग रहे हैं या कुछ दूसरा काम कर रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं, तो उनको बचपन से सपोर्ट नहीं मिला। उनकी सबसे पहली बात, सबसे पहली टीचर माँ होती है, सबसे पहला सपोर्ट घर से होता है। जब घर का सपोर्ट नहीं होता है ना, तो इंसान पहले ही आधा टूट जाता है। और उसके बाद सुबह होती है तो इंसान को सबसे पहले क्या लगती है? भूख लगती है, सही है ना। और जब भूख लगती है ना, तो उसकी तकलीफ़ बहुत होती है, भीख मांग के खाना खाना पड़ता है, पेट भरना पड़ता है। तो इंसान क्या करेगा? या तो भीख मांगेगा, या तो प्रोस्टिट्यूशन करेगा, या कहीं जाके किसी के दरवाजे 2 रोटी मांग के खाने की कोशिश करेगा। कैमरा के पीछे वाली जोया और ऑनलाइन जोया में कितना डिफरेंस है? ऑनलाइन ऑनलाइन जोया तो बहुत खुशमिजाज है, लोगों को लेक्चर देती है, लोगों को सिखाती है ये गलत है ये सही है। लेकिन कैमरे के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी बहुत सारी, मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे चेंज करना चाहिए। और कैमरे के पीछे मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, और हर एक चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है और बहुत कुछ करना है मुझे। ओके, सो ये जो हेटर्स होते हैं, ऑनलाइन बुली होती है, इसको आप कैसे हैंडल करते हो? इन लोगों को तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। जो हेटर्स है, जो कमेंट, गंदे कमेंट्स, फालतू कमेंट्स बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं ना, ये लोग मुझे एक कंटेंट दे देते हैं। पहले मेरी बहुत आदत थी, किसी ने कोई गलत कमेंट कर दिया ना, उसके कमेंट को लेके हाईलाइट करके उसको लगा के, और उसके ऊपर पूरे 10-12 वीडियोस 10-12 दिन तक मेरे चलते ही रहते थे। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ इजी बनाई है कि टफ कर दी है? ईज़ी बनाई है, थैंक्स टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखो अच्छा भी है बुरा भी है, लोगों को यूज़ और यूटिलाइज़ करने आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो कभी ऐसा लगा कि ट्रांसजेंडर होने की वजह से आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की है या मिस बिल्कुल, करते हो? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में मिस कर देते हैं। आपको पता होगा, अभी बीच में टीजी लोगों को, किन्नर लोगों को पुलिस भर्ती में ले रहे थे। पुलिस भर्ती में ले रहे थे उन लोगों को, किन्नर माँ ने बहुत स्ट्रगल किया उन लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों का नाम गया, उन लोगों को ट्रेनिंग में लिया, सब किया, लेकिन जेंडर के ऊपर से जब नौकरी देने की बात आई तो लास्ट मोमेंट पे उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये एक चीज़ है कि जेंडर की वजह से हम लोगों को काम नहीं मिलता है। जबकि अगर काम देना चाहे तो आया बाई का दे सकते हैं हॉस्पिटल में, सफाई का दे सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी बहुत जल्दी मैंने एक मीडिया पे देखी हूँ कि अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे पूरे पब्लिक ने मिलके साफ़ सफाई कर दी। मतलब जो वर्कर्स है वो नहीं मिले वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, लेकिन लोग वहाँ पर लोगों को मतलब नौकरी नहीं देना चाहते। तो अगर आपको ऐसे कोई काम मिलता है जिसमें किन्नर वो काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का या फिर रिसेप्शन का, आप इंडिया के बाहर जाके देखोगे, आपको सारे होटल्स में, एयरपोर्ट्स पे, एयर होस्टेस में आपको टीजीज़ मिल जाएंगे।
आप थाईलैंड चले जाओ, आप उसके अलावा और मलेशिया चले जाओ, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको हमारे जैसे लोग रिसेप्शंस में मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बहुत अच्छा है। और किन्नर लोग मुझे पता है जब पोलाइटली बात करने पे आते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देने पे आते हैं, तो हमारे किन्नरों का ना दिल बहुत नरम होता है, लेकिन ऊपर से एग्रेसिव रहते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि बचपन से जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं और जो चीज़ हमारे साथ में हो रही है वो सब चीज़ दिमागों में भरी है, कूट कूट के भरी हुई है। अब उसमें कोई छू देता है, छेड़ देता है, तो वो एकदम ऐसे रौद्र रूप ले लेते हैं कि छेड़ा ही कैसे, बोला ही कैसे, मैं तो बचपन से इतनी परेशान हूँ, इसने मुझे और आके ऐसे उंगली करके जा रहा है ये। आपकी कम्युनिटी में भी इंटरनल बहुत फाइट होती है जो कभी कभी निकल कर बाहर आती है। सब में बहुत होती है। बहुत सारे लोग हैं कि आपकी कम्युनिटी के, तो इसके लिए भी आपके लोगों की एक अलग फाइट आदमी चालू है। आदमियों में भी होती है, सोशल मीडिया में देखती हूँ मैं, औरतों औरतों में भी होती है, मारा मारी, बाल पकड़ के घसीटम घसीटी, ट्रेन में भी होती है। तो हमारे लोग में भी सब पाँचों उंगली एक बराबर नहीं है, तो हमारे लोग में भी होता है ये सब, सबके बीच में है ना वो तो। क्योंकि देखिए आपको एक बात बोलती हूँ मैं, औरत औरत लड़ेगी, आदमी औरत लड़ेंगे तो उनको बोलेंगे अरे मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, दोनों सहेलियाँ लड़ रहे हैं, चलो ट्रेन में किसी बात से झगड़ा हो गया। लेकिन कहीं किन्नर की लड़ाई किसी से हो जाती है या किन्नर किन्नर की हो जाती है, उसको ज़्यादा हाईलाइट करने लगते हैं। ये नहीं देखते कि उसके पीछे की वजह क्या है और उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये लड़ाई तक ये बात पहुँची कैसे, है ना। हर एक चीज़ का एक पड़ाव होता है। तो आप जो कंटेंट बनाते हो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है या अवेयरनेस के लिए भी उसमें आप रोल करते हो? मैं तो अपने लिए बनाती हूँ कंटेंट्स के, मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छा फील करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं सारा दिन डिप्रेस्ड रहने के बाद, देखो जब तक मरूंगी नहीं जब तक डिप्रेशन में ही रहूँगी कि ऐसी क्यों हूँ मैं। लेकिन मैं किसी से सवाल नहीं पूछना चाहती, ना मैं अल्लाह से सवाल पूछना चाहती हूँ, अल्लाह गॉड ईश्वर भगवान। क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं जैसी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में बोलते हैं ना एक छोटा सा दाग रह जाता है, तो वो हमेशा ही रह जाएगा, लाइफ टाइम रह जाएगा। फेम के साथ में कभी प्रेशर आया है आपके साथ कि बहुत ज़्यादा? बहुत प्रेशर आता है, बहुत प्रेशर आता है किसी से। हम सारा दिन परेशान हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, किसी ने आके कुछ बोल दिया, अरे तुम ऐसे बात कर रहे हो, तुम्हारे को ज़रा भी ये नहीं है वो नहीं है। तो प्रेशर बहुत रहता है, कहाँ कैसे बात करना है, कहाँ कैसे बिहेव करना है। तो वो सब चीज़ का प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन अच्छी चीज़ है वो भी, तो बहुत सी चीज़ें। सोसाइटी ट्रांसजेंडर को किस तरीके से मिसअंडरस्टूड करती है जो आप अपने वे में बताना चाहोगे? सबसे पहले तो जो घर वाले हैं वो लोगों को, बच्चों को ये सब मिथ डाल देते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर रहो, ये पकड़ के लेके जाएंगे। और सोसाइटी में एक चीज़ ये भी है कि सोसाइटी मौका नहीं देना चाहती है, आया बाई बना के नहीं रखना चाहते, घरों में काम नहीं देना चाहते हैं, हमारे हाथ का पापड़ अचार नहीं खाना चाहते हैं, और हमारा छुआ हुआ नहीं पहनना ओढ़ना चाहते हैं, हमारा दिया हुआ। लेकिन आशीर्वाद सबको चाहिए, दुआएं सबको चाहिए, और सबको ऐसा है कि हिजड़ों की दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन हिजड़े अगर बाजू में रहने के लिए आ जाएंगे तो उसको पूरे जतन लगा देते कि इसको कैसे भगाया जाए हमारे पड़ोस में से। तो फेक सिंपैथी और हेट में दोनों में सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है आपको? फेक सिंपैथी। हेट तो, हेटर्स हेटर्स आर समथिंग लाइक वेल विशर्स। हेटर्स आपको कभी भी बता देते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है और आप कहाँ गलत हो। जो फेक जो ये होते हैं ना, ये लोग आपको मोटिवेट, गंदा मोटिवेट करते हैं, गलत मोटिवेट करते हैं, गलत चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं। और सिंपैथी ऐसे दिखाएंगे कि आपके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सामने अच्छे से बात करने के बाद पीठ पीछे जाके बोलते तो हिजड़ा है, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, लोगों को क्या ज़रूरत है, इनको मत दो, इनको मत करो। सामने बोलेंगे अल्लाह तुमको नहीं मिला ना, गलत हुआ ना तुम्हारे साथ। इंडिया में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आप क्या चेंजेस चाहते हो? चेंजेस चेंजेस बहुत सारी चाहती हूँ। जैसे रशीदा आपा बोलती हैं कि सड़क से लेके संसद तक हमारी पहुँच होनी चाहिए, तो मैं चाहती हूँ हमारे लोगों में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, हमारे लोगों में से राज्यसभा में लोग होना चाहिए, हमारे जैसे लोग एमएलए एमपीज़ और नगर सेवक होना चाहिए, और हमारे लोगों के लिए ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए बात करने के लिए ट्रांसजेंडर कोई होना चाहिए। कोई अलग जेंडर वाला हमारा फैसला ना ले सके, जैसा अभी जो चल रहा है बहुत सी चीज़ों में हमारे लिए फ़ैसले कोई और ले रहा है, जबकि हमारे लोगों से पूछा नहीं जा रहा है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जैसे आप फीमेल हो तो फीमेल लोगों के लिए अगर कुछ फैसला लेना है तो फीमेल लोगों की राय लेना ज़रूरी है, और उसमें फीमेल लोगों को पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जैसे लोगों को पार्टिसिपेशन में लिया जाए और उन सब जगहों पर ओहदा दिया जाए, ऐसे ही नहीं अंधाधुन नहीं। आप उनकी क्वालिफ़िकेशंस देखो, आप उनकी कैपेबिलिटीज़ देखो, स्किल्स देखो, उनके अंदर क्या खूबियाँ हैं, और उस हिसाब से आप उनको वो पोजीशन दो कि वो ट्रांसजेंडर्स को आगे। आप
सोसाइटी, कम्युनिटी और ये लोग ही आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। औरतों को ही नहीं बढ़ने देना चाहते, हिजड़े तो बहुत दूर है। मैं तो सबको हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि औरतों की इज्जत करो, बच्चियों का इंसाफ करो। सबसे पहले हम लोग बहुत दूर है, हम और 1000 साल ऐसे ही पिछड़े हुए रहेंगे, मुझे मंजूर है, मुझे चलेगा। लेकिन जो फीमेल्स है पहले उनको रिस्पेक्ट कर लो, बहुत गर्व की बात होगी, मैं बहुत प्राउड फील करूँगी। आपको लगता है न्यू जनरेशन ज़्यादा एक्सेप्टिंग है आप लोगों को लेके? न्यू जनरेशन एक्सेप्टिंग भी है, और मैं बोलूँगी तो बहुत बुरा भी लगेगा। तो नए जनरेशन के लोग, बहुत लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं, और लोग हमसे बहुत घुल मिल भी जाते हैं। और बहुत से नए जनरेशन्स को मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ ना, तो वो किन्नर की लाइफस्टाइल को एक मजाक बनाकर भी पोर्ट्रे करते हैं। बहुत लोग यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को सिर्फ फेमस होने के लिए, हमारी लाइफ के अंदर की तकलीफ़ को नहीं देखते हैं लोग। सबसे ज़्यादा दर्द कब हुआ था जोया को? हमेशा ही होता रहता है, और सबसे ज़्यादा कब हुआ पता है? मेरा घर तोड़ दिए, मेरा घर जला दिए लोगों ने, और बारिश हो रही थी, मेरे घर का सब सामान फेंक दिए, जला दिए, और मैं बारिश में बैठ के सोच रही हूँ कि ना ऐसा क्यों किया ऊपर वाले ने मेरे साथ, जबकि अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ना मुझे मर जाना चाहिए, और उस दिन मैंने घर में फांसी लगा ली। लेकिन मेरा घर इतना कमज़ोर था बम्बू का, कि पूरा जो थोड़ा बहुत बच गया था वो भी मैंने तोड़ दी। तो उस दिन बहुत दर्द हुआ था। ये किसने किया, क्यों हुआ था? पता नहीं, लोग जो जलते थे, लोग जो नहीं चाहते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि पड़ोस में कुछ लोग रहने आते हैं तो उनको भगाना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग मेरे दरवाजे पे कोयता लेके आ जाते थे, यहाँ घर मत बनाओ, यहाँ तुम नहीं रह सकती हो। फिर आके दरवाजे पे दारू पी के पेशाब करने लगते थे, मेरे दरवाजे पे खड़े रह के। तो बहुत तकलीफ़ होती थी। जब घर टूट गया, एक झोपड़ा ही था, प्लास्टिक का ही झोपड़ा था मेरा, और वो जब गिर गया ना तो ऐसा लगा कि ना सारी ज़िंदगी दुनिया उजड़ गई मेरी। लेकिन अब मेरे लिए तो वो घर था, आशियाना था मेरा। अब किसी का पक्का घर गिर जाता है तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मेरा प्लास्टिक का था तो जल्दी बन भी जाता था। लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे उस वक्त। ऐसा लगा कि मेरे साथ में कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, दुनिया नहीं है, ऊपर वाला नहीं है। और उस रात है ना, मैंने अल्लाह से पता नहीं क्या, मैंने रो रो के दुआ मांगी, अल्लाह ने मेरी किस्मत पलट ही दिया एकदम से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे फेजेस जब होते हैं आपके साथ, तो खुद को स्ट्रांग कैसे करते हो? नेक्स्ट कदम उठाने के लिए हिम्मत कहाँ से आती है आपको? नमाज, सब्र, और और दुआएं लोगों की। और मैं आपको बताऊं, मैं चाहती हूँ ना कि मरने से पहले ना लोगों को ये प्रूफ हो जाए कि हम सब एक जैसे नहीं हैं, और हम सब में से लोगों को मौका मिलेगा ना तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग क्या नहीं कर सकते। हमारे लोगों में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आज पुलिस भी है कहीं कहीं, कोई कोई स्टेट्स में। तो मौका नहीं मिलता है, मौका मिलेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। अपने यंगर सेल्फ से मिलोगे, बचपन वाली जोया से, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? बचपन वाली जो घूम रही है रोड पे ऐसे मतलब अभी आज जो आप एक एंटरप्रेनर है, तो अगर आप अपना पास्ट लाइफ देखते हो तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहोगे, या क्या चेंजेस, मतलब अगर आप कर सकते? में चेंजेस, चेंजेस तो देखो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन है ना, बचपन में ना मैं रोड पे रह रही थी, कचरे में से उठा के खा रही थी, तो उस वक्त वो खाना खाती थी ना, वो हाथ उसमें ना सब पच पच हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि इससे अच्छी बेहतर मौत है। तो उस दिन की जोया से मैं बोलना चाहती कि सब्र कर ले थोड़ा सा, आगे बहुत अच्छी लाइफ है। उस दिन ऐसा लगा था कि लाइफ खत्म हो गई, और आज वही कचरे के डब्बे के सामने बॉन बॉन केक शॉप है, उसमें मेरे प्रोडक्ट्स रहते, वहाँ से गुजरती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ने मुझे इसके ही सामने क्यों ऐसा मतलब पोजीशन दिया। सॉरी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना जो नहीं बदल सकती। हमारे जैसे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, हम लोगों को कोई प्यार से बात करता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, भरोसा करने लगते हैं, और थोड़ा सा भी ऐसे इमोशन हो जाता है ना तो हम लोग बहुत, मैं रोज़ घर में ना रात में ना रोती थी, छोटी थी तो अकेली रहती थी ना, मुझे बहुत डर लगता था। बीमार हो जाती तो ऐसा लगता था कि काश मेरी मम्मी मेरे पास होती, मेरा ख्याल रखती। तो हर दिन ऐसे ही कटा है। अब आगे तो सब सब्र के साथ चल रहा है, बस अल्लाह ने ऐसे मुकाम पे खड़ा किया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो यानी बहुत सी चीज़ों की कमी महसूस होती होगी। आज आप एक एंटरप्रेनर है, आपके प्रोडक्ट्स मल्टीपल जगह है, आप इवेंट्स में जाते हो, आप एज अ वीआईपी गेस्ट रहते हो, बट
पर आज तक अपने घर पे नहीं गई मैं। तो वो एक बहुत कमी महसूस होती है। दुनिया की शोहरत अपनी जगह पर है ना, रिस्पेक्ट अपने घर से मिलना चाहिए। वो अभी तक आपको एक्सेप्ट नहीं नहीं, किया है? एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस वक्त जब ज़रूरत थी, जब की बात और होती है ना। लेकिन मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है ना कि अल्लाह ने मुझे आजमाइशों में डाला ही इसलिए ताकि वो मुझे आगे पहुंचा सके, और आजमाइश अल्लाह की तरफ से उसी पे आती है। बोलते हैं ऐसा कि मतलब वो जिसको पसंद करता है। और पहले तो मुझे ऐसा लगता था ऊपर वाले की नज़र ही नहीं है मुझ पे, कि मैं रोड से खा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। ऊपर वाले की नज़र में सोचती थी कि या अल्लाह तू देख रहा भी है कि नहीं देख रहा है मुझे। लेकिन फिर उसने ऐसा दूरबीन लगा के देखा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगा कि जो मैं ताज्जुदें पढ़ना शुरू करी, मुझे किसी ने बताया था, ऐसे मैं किसी के सामने रो रही थी, तो वो अरबी पढ़ाती थी, वो बे औलाद थी, और उन्होंने मुझे बोला कि ज़ोयापा मेरे सामने क्यों रो रहे हो, जाओ घर में, तो वही टूटे हुए घर में जा नमाज बिछाओ, 2 रकात ताज्जुद पढ़ लो, उसके सामने रो, गिड़गिड़ाओ, जितना तुम्हारे दिल में जहर है, गुस्सा है, नाराज़ हो जितना भी, सब उसको ही बताओ, दरवाज़ा बंद कर लो, बंद कमरे में जाके। तो ऐसा लगता है शायद बेशक अल्लाह ने मेरी सुना, बेशक अल्लाह ने मुझे, बोलते ना, वह तो इज़्ज़त मंतशा वह तो ज़िल्ल मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। और जब तक आप गरीबी का, मुफलिसी का और ज़िल्लत का मज़ा नहीं चखोगे ना, तब तक आपको इज़्ज़त का जो बोलते हैं ना नशा और जो मज़ा है ना, उसका मज़ा नहीं ले पाओगे आप। जिसके पास पहले से सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून में जो पैदा होते हैं, घरों में रहते हैं बहुत अय्याशी में, तो उनको कोई चीज़ों की सहूलत मिल जाती तो उनको उस चीज़ की कदर नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रगल करके ऐसे करके आगे बढ़ता है ना, तो उसको सब चीज़ की कदर भी होती है और सब चीज़ों का दर्द भी होता है सारी ज़िंदगी। जोया का बिगेस्ट ड्रीम क्या है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा बिगेस्ट ड्रीम ये है कि हमारी कम्युनिटी वाले भी आगे बढ़े, मैं जैसे आगे बढ़ रही हूँ, हर किसी को मौका मिले। और उसके अलावा मेरे खुद के लिए मेरा ये ड्रीम है कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखते हो मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे काउंटर्स होते हैं ऐसे हर एक ब्रांड के। मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो प्रमोशन हो जाएगा ना फिर, इसके लिए। तो ऐसे छोटे छोटे आप मॉल्स में देखते हो ना, शॉप्स होते हैं, तो मैं चाहती हूँ ऐसे पूरी दुनिया में ऑल ओवर कंट्री में ना मेरे सब जगह पे आउटलेट्स हो, छोटे छोटे छोटे, जोया, हर्बल, ऐसे। आपकी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट अभी क्या है? बिगेस्ट अचीवमेंट इसके घर वालों से वापस मेरा मतलब ये हो गई, बातचीत हो गई। बहुत सालों बाद हम सोशल मीडिया के थ्रू मिले, शायद 25 ईयर्स के बाद। और इसके अलावा मेरा अचीवमेंट सबसे बड़ा ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मैंने बिज़नेस में मैंने हाथ डाली और जिसको मैंने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करी, कि मतलब मैं कहीं फ़ेल नहीं हूँ। क्योंकि आप देखते होंगे हमारे जैसे लोग जब मेकअप करते हैं, उनकी मेकअप पे अलग बात करता है, मेकअप अलग अलग एक वो रहता है। क्योंकि हमारे लोग साड़ी भी पहनते हैं तो उसको भी एकदम परफेक्ट बॉर्डर टू बॉर्डर, कोई नुक्स नहीं निकाल सके। तो मैंने भी अपना काम वैसे ही शुरू करी कि कोई नुक्स नहीं निकाल सके। और जब उसमें मुझे अचीवमेंट मिली ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सक्सेस का कुछ छोटा सा हिस्सा जो मेरी झोली में ऊपर वाले ने डाला है। और उसके बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला आइडियाबाज़ का, जहाँ पर उन लोगों ने जेंडर वगैरह तो कुछ भी नहीं देखा। उन लोगों ने बस आँख पे पट्टी बांध के वो लोग ये देख रहे थे कि बस कोई है इंसान सामने, और ये इंसान है, इसके पास ये स्किल्स है, इसके पास ये बिज़नेस आइडिया है, ये ऐसे मेहनत करती है, ये साबुन बनाती है, ये तेल बनाती है, ये शैम्पू बनाती है, तो इसको सपोर्ट किया जाए। तो वो मेरा बोलते हैं ना, वो एक अचीवमेंट है मेरे लिए बहुत बड़ा। जो यंग ट्रांस है, जो इन्फ्लुएंसर है, स्ट्रगलर है, या जो बच्चे हैं जो स्कूल में बुली हो रहे हैं, या तो वो है जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, उनको जोया क्या मैसेज देना चाहेगी? कोशिश करते रहो। सबसे पहले ना, मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि खुद की रिस्पेक्ट करो, अपनी रिस्पेक्ट करो और अपने आप से प्यार करो। और आईने में देख के ये मत सोचो कि मैं ऐसी क्यों हूँ, ये सोचो कि मैं दुनिया से बहुत अलग हूँ, मेरे जैसे ज़्यादा लोग नहीं हैं। दुनिया में 1 करोड़ नहीं, 140 करोड़ है क्या, 140 करोड़ की आबादी में औरत मर्द आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसे लोग बहुत सिलेक्टिव है। जो किन्नर्स है, टीजीज़ हैं, जो मेरे जैसे हैं,
और उन लोगों को अपने आप को कम समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सबसे स्पेशल हो, सबसे अलग हो, और आप अपनी पहचान खुद बना सकते हो, खुद कुछ ना कुछ कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ और जो स्किल्स हैं वो बाकी लोगों में नहीं है। आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना, क्योंकि जो हमने आपकी जर्नी सुने, जो हमने भी समझे कि कहाँ और कितना बुली फेस किए हैं, और पेरेंट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों को डेवलपमेंट के लिए और सब चीज़, तो यहाँ पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को एक वो समझने की बजाय आप उसे पहले, सबसे पहले इंसान समझो और उसकी फीलिंग्स को सोचो। कि एक बच्चे के ऊपर इतना डिप्रेशन डालना कि तू ऐसा क्यों है, तू ऐसे क्यों कर रही है, यहाँ क्यों जा रही, तेरे यही दोस्त क्यों हैं, तेरे वहीं क्यों बैठना है, तुझे ऐसे ही क्यों खेलना है। तो माँ बाप ने थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा मौका देना चाहिए, और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि बचपन में अगर हम इनको इतना ये करेंगे तो बड़े होने के बाद में ये सारी ज़िंदगी इनको एक ट्रॉमा रह जाएगा दिमाग में कि हमें हमारे घर वालों ने ही सपोर्ट नहीं किया। आप अपने बच्चों को पहले सपोर्ट करो, दुनिया का मत सोचो। दुनिया का काम है बोलना, कोई अपने को खाना नहीं खिलाता है, कोई अपने आपके बच्चे को रखेगा नहीं। दर्द सबको होता है, एक किन्नर को भी दर्द होता है, चोट लगती है तो खून लाल रंग का मेरा भी निकलता है, आपके बच्चे का भी वही निकलेगा। आप सोचोगे आपके बच्चे को आप रोड पे छोड़ दोगे, वो जी लेगा, वो खा लेगा, उस कैसे भी जी लेगा, ऐसा नहीं होता है। माँ बाप का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दुनिया में सबसे पहली टीचर माँ होती है, और माँ का प्यार, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। सबसे वियर्ड डीएम आपको कौन सा आया था? जैसे आपने बताया कि आपको ट्रोल्स होते हैं तो आप उस पे भी, बट सबसे वियर्ड कौन सा आया था आपको? हाँ, सबसे वियर्ड एक जन आया था, मैं तुझे गोली मार दूंगा, और वो गालियाँ दे रहा था बहुत नंगी नंगी, इवन वली अल्लाहों को, गरीब नवाज को, ऐसे। और उसके अलावा भी दो चार डीएम्स ऐसे मुझे आए, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन ऐसे लोग आए जो मेरे हर एक स्टोरी पे, हर एक मेरे पोस्ट पे टैग करके मुझे गालियाँ देते थे, और ये भी लिखते थे कि हिजड़े, बोले तेरे को तो गोली मार देंगे, तेरा जो काम है भीख मांगने का तू वो क्यों नहीं कर रही है, तू रोड पे जाके खड़े हो जाना, तेरे को 100-100 रुपये में लोग खरीद लेंगे, और बोले तेरा क्या रेट है, बोले तू हमको बता, हम लोग तुझे लेके जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत गंदी और वियर्ड है। मुझे ऐसा लगता है ना, ये सारे डीएम्स जो आ रहे थे ना, तो ये मुझे मोटिवेट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि इनके मुंह पे मैं चप्पल, वो भी गू वाली चप्पल कैसे मारूं, कैसे मैं इन लोगों को इनकी जगह दिखाऊं कि इनके दिमाग में गंदगी, इनके दिमाग में गू भरा हुआ है। ये किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो उन लोगों को सबक भी सिखाई, जो मैंने बोली ना, जो डीएम में गाली दे रहे थे बड़े बड़े लोगों को, वली अल्लाहों को, तो उन लोगों को मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेंट करी, साइबर जो बोलता है ना उसमें भी कंप्लेंट करी, और वो जिस शहर से थे महाराष्ट्र के अलावा, वहाँ तक भी मैंने पूरा जोर लगा के उनको अरेस्ट करवाई, और उनको उनके सारे वीडियोस से, और वहाँ के लोगों ने, उस स्टेट के लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया कि मतलब इसको सबक सिखाओ कि ये गलत कर रहा है, इससे ही नहीं कर रहा है। तो फिर उसने माफ़ी मांगी, और वो मुझे बोल रहा था कि तू बिज़नेस मत कर, तू रोड पे खड़ी हो, बोले ये सब तेरा काम नहीं है, नहीं तो मैं तेरे घर में घुस के तुझे ऐसी जगह गोली मारूंगा कि बोले तेरा, बोले भूत उतर जाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके फॉलोअर्स आपके बारे में नहीं जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते हैं। मैं बहुत मस्तीखोर हूँ, बहुत मजाक करती हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती हूँ। ये सब नहीं जानते वो लोग। लोग आपको इंसान से पहले ट्रांसजेंडर देखते हैं, तो इसमें आपके बिजनेस करने में या इसमें बहुत कुछ तकलीफ आई है आपको? बिल्कुल, बहुत से लोग जैसे मैंने बताई, कोई हमारे हाथ का अचार पापड़ नहीं खाना चाहता है, वैसे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना चाहते। लेकिन उसी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, उनको रिज़ल्ट भी आ रहा है। सबसे ज़्यादा प्राउड मुझे तब फील हुआ जब एक कैंसर पेशेंट और करोना पेशेंट, करोना में भी लोगों के बाल जा रहे थे बहुत ज़्यादा, जो करोना पेशेंट्स थे, और कैंसर पेशेंट्स को आपको पता है वो एक ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छा ही नाम है, केमोथेरेपी। केमोथेरेपी। मैं थोड़ी सी ऐसी भुलक्कड़ भी हुई, लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ी गजनी टाइप्स भी हूँ। तो उसमें है ना, लोगों के बाल बहुत जा रहे थे, तो उसमें मेरे तेल ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये मैंने कुछ अचीव करी, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये मतलब बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद को नहीं पता था कि ये चीज़ से कैंसर में भी लोगों को बाल नए ग्रो कर देगा, कोरोना में जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उसमें ग्रो कर देगा, ऐसा।
हमने आपको रील्स में देखा है कि आप खुद उतनी बड़ी सी कढ़ाई में वो ऑयल सब डालकर बनाते हो, तो इट इज़ वही कि आपका वेयर हाउस भी है? नहीं, वही वेयर हाउस है मेरा। Okay. वहीं पर सब काम होता है। पहले घर में हो रहा था, पहले घर में छोटी पतीली में बन रहा था, फिर पहले 12 बॉटल्स बने मेरे। तो 12 बॉटल्स भी ऐसे बिजनेस के लिए नहीं बने थे मेरे। आप सोच रहे हो कि मैंने बिजनेस की तरह स्टार्ट करी, तो ऐसा नहीं है। ये सब दुआओं का नतीजा है, अल्लाह के हुक्म रब्बी का नतीजा है। मुझे आप जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड हो गए, हम कभी मिले नहीं। आपने मुझे बोला कि ज़ोया क्या लगाती हो, आपके बाल मेरे बहुत बड़े थे, शायद आपने नहीं देखे होंगे, शायद देखे भी होंगे। तो बाल बहुत बड़े थे, मैं वीडियोस बनाती थी, नाचती थी, करती थी, तो लोग बोलते थे आप क्या लगाते हो, हमें भी दो। तो आपने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करे, अरे बहन तो इतने साल से मेरे से दोस्ती, तू मुझे नहीं देगी क्या? तो मैं बोली चल ठीक है, तू ले ले बहन। फिर जैसे हो मेरा है, आप हो, तो मैंने आप लोगों को दिया, तो आप लोगों ने यूज़ किया टिकटॉक के टाइम पर। तो आप लोगों ने उसका रिव्यू मुझे ना देकर आप लोगों ने कमेंट्स में रिव्यूज़ दे दिए कि अरे ज़ोया तेल तो बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी भी लगा रही है, मेरी बहन भी लगा रही है, मेरी बेटी भी लगा रही है, मैं भी लगा रही हूँ, हम सबके बाल ऐसे बुझ 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 ऐसे आ रहे कीड़ों की तरह, मतलब ऐसे पूरे भर नहीं जाते, ऐसे हो जाते वैसे। तो ये कमेंट से लोगों ने मुझे डीएम करने लगे कमेंट्स देख के, ये कौन सा ऑयल है, मुझे भी चाहिए। और ऐसे ही मैंने खुशी जी को एक बार यूट्यूब पे उन्होंने शॉर्ट्स डाला था कि मैं उनको बाल में चंपी कर रही थी, और जब ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो तब वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। लोग खुशी जी को भी पूछ रहे थे कि कौन सा तेल तुम लगवा रही हो ज़ोया के हाथ से, वो हमें चाहिए। तो ये 12 बॉटल्स जो बने थे, वो रैंडम मुझे डीएम में ऑर्डर्स आ गए थे कि मुझे उनको देना ही है लॉकडाउन में। तो गुलाब जल की बॉटल लाकर 50 रुपये की एक बॉटल, जो 5 रुपये में बिकती है, लॉकडाउन में सब चीज़ महंगी बिक रही थी, तो उसमें तेल भर के पैक करके मैंने थोड़ा ऑस्ट्रेलिया, लंदन और इंडिया में कुछ जगहों पर मैंने लोगों को दी थी। तो उनके रिव्यूज़ से फिर ये गाड़ी चल पड़ी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि चलो सुबह में तेल बना रही हूँ, शाम में बेच दूँगी, फिर शाम में नाचने भी जाना है, भीख मांगने भी जाना है, कहीं बच्चा हुआ है वहाँ भी मुझे जाना है। और फिर अपने भी लोग कुछ थे जो उन्होंने मुझे बोला कि अरे ज़ोया, अपना काम ये नहीं है, आप किन्नर को बोलोगे ना नाच ले, उसको शर्म नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी। लेकिन आप किन्नर को बोलोगे ना रोड पे वड़ा पाव बना के बेच, उसको शर्म आएगी। क्यों पता है? क्योंकि लोग उसको देख देख के हंसेंगे। लोग उसको जैसे मुझे बोलते थे ना, वैसे उसको बोलेंगे तेरा काम ये नहीं है। लोग बताते हैं हमारा काम क्या है। अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन में खड़ी है तो उसके लिए कोई कस्टमर ऊपर से नहीं आ रहा है, सोसाइटी में से ही लोग आ रहे हैं। वही सोसाइटी में से लोग आ रहे हैं ना, जो दिन के उजाले में कहीं घूमते होंगे शरीफ बनकर। तो ऐसा है ये सब। ओके, तो अभी आप एक एंटरप्रेनर है, आपका बिजनेस माशाल्लाह चल रहा है, तो आप सोसाइटी से अभी एक्सेप्टेंस चाहते हो कि अटेंशन चाहते हो? मैं सोसाइटी से चाहती हूँ कि आप लोग स्किल पे ध्यान दो, अटेंशन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 2 कदम आगे नहीं आओगे तो हम लोग 4 कदम आगे आने की कोशिश करेंगे। सही बात है। सोसाइटी आगे आना नहीं चाहती, हमें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। और हमें खुद को प्रूव करना है तो इसमें सोसाइटी हमारी मदद तब करेगी जब हम खुद की मदद करना चाहेंगे, जब हम खुद से प्यार करेंगे, खुद के अंदर हम अपनी कैपेबिलिटीज़, बोलते हैं ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटीज़ को पहचानेंगे, अपने स्किल्स को पहचानेंगे, अपने आप को सक्षम समझेंगे, तो सोसाइटी हमको सपोर्ट भी करेगी और आप जो बोल रहे हैं वो भी करेंगे। ओके, इस पॉडकास्ट से आप मतलब आप क्या चाहते हैं लोग क्या सीखें, यानी सुनकर क्या समझें? जी, सबसे पहले मैं तो बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ मुंबई न्यूज़ को, और मैडम आपको भी, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आके बात करने का, अपनी दिल की बात रखने का। और सॉरी क्या बोले थे आप? मतलब आप हैशटैग मुंबई न्यूज़ से की तरफ से आप अच्छा, लोगों को हैशटैग मुंबई न्यूज़ है। जी जी, उससे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हैशटैग मुंबई न्यूज़ को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, और बहुत शुक्रगुजार हूँ बाजी की और इस पॉडकास्ट की कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया आने का। और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो देखते हो, सोचते हो और वीडियोस में देखते हो, जो रील्स में देखते हो, वो असल ज़िंदगी नहीं होती है। वो लोगों को दिखाने के लिए लोग बनाते हैं, करते हैं, उसके पीछे बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ होती है। तो हर एक चीज़ को देखकर आप अपना फ़ैसला लिया करें। और मुंबई न्यूज़, हैशटैग मुंबई न्यूज़ को थैंक यू तो मैं कहना ही चाहती हूँ। उसके बाद उनके लिए दुआ भी करना चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें और बहुत नाम रोशन करें इंशाल्लाह। एक फ़न रैपिड फायर आपके साथ हम करेंगे, ठीक है? इसमें जो आपको ऑप्शन पसंद रहेगा वो आप बोलिएगा, चाय या कॉफ़ी?
ऑफ कोर्स चाय विद कड़क पाव। इंस्टाग्राम या रियल लाइफ? बोथ, इंस्टाग्राम प्लस रियल लाइफ। मेकअप या नो मेकअप लुक? नो मेकअप, नेचुरल मेकअप विद आधा किलो मेकअप। सेलिब्रिटी क्रश कौन है आपके? माधुरी दीक्षित। ओके, यस। ठीक है। रील्स बनाना ज़्यादा पसंद है आपको कि लाइव आकर बात करना? रील्स बनाना, लोगों को लेक्चर देना, लोगों को बताना कि ये सही है गलत है, जबकि मुझे खुद को नहीं पता है क्या सही। ओके, एक चेंजेस जो आप चाहोगे कि इंस्टेंट हो जाए आपके लाइफ में, तो वो क्या होगा? इंस्टेंट चेंज, इतना डीपली मैंने कभी सोची नहीं कि कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करने में विश्वास रखती हूँ कि जो है उसे एक्सेप्ट किया जाए। चेंज तो नेचुरली जो हो जाएगा हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ चेंज हो तो लोगों की जो नज़रिया है वो चेंज हो जाए, लेकिन मुझसे पहले औरतों के लिए नज़रिया चेंज हो तो ज़्यादा बेहतर है, हम लोगों को चल जाएगा। ओके जोया जी, थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए, आपके टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैशटैग मुंबई न्यूज़ एंड रेशमा जी, आपको भी, आपकी टीम को भी, एंड जितने व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के मेरी बातें सुनी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।